बताइए। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगती है, तो वस्तु उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? फिर से बोलते हैं। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगती है, तो वस्तु पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? हाँ, सही है। असंतुलित बल कहलाता है। अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल क्या कहलाता है? सही है। घर्षण बल कहलाता है। फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइए। घर्षण बल तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन? हाँ हाँ, ठीक है। स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? हाँ, सही है। लोटनी घर्षण बल कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके, तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? हाँ, सही है। स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? सही है। सर्पी घर्षण बल कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है या नहीं? क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम और सबसे अधिक किसका होता है? हाँ, ठीक है। स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक और सबसे कम होता है लोटनी घर्षण बल का मान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में क्या लगाए जाते हैं? हाँ, स्नेहक लगाया जाता है या बॉल बियरिंग लगाया जाता है। हाँ, जो कि सर्पी घर्षण को किसमें बदल देता है? हाँ, ठीक है। लोटनी घर्षण में बदल देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। सबसे अधिक घर्षण किन सतहों के बीच होता है? हाँ, ठोस ठोस, द्रव द्रव, इस तरह में बताना है। हाँ, ठीक है। ठोस ठोस, दोनों ठोस रहेगा तो घर्षण अधिक होगा, है ना। और द्रव द्रव सतहों में घर्षण सबसे कम होगा। ठीक है। सबसे कम जो है ना, हाँ, वायु वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण होता है सबसे कम। द्रव द्रव के बीच घर्षण होता है, लेकिन वायु और ठोस से ज्यादा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। किस कारण मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है और चल पाता है? सही है। घर्षण बल के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। किस कारण से बरसात में चिकनी सड़क पर हम फिसल जाते हैं? हाँ, घर्षण बल न होने के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। मशीनों के पुर्जों के बीच अत्यधिक घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? मशीनों के पुर्जों के बीच अधिक घर्षण होगा तो क्या उत्पन्न होगा? हाँ, उष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है।
और मशीन को क्षति पहुंचती है। ठीक है, जैसे देखते हैं कोई भी मशीन चलता है तो देर देर तक चलते रहता है तो गर्म हो जाता है, तो घर्षण के कारण ही गर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, जब कोई पिंड एक समान चाल v से त्रिज्या r के वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उस पर अभिकेंद्रीय बल त्वरण लगता है, तो जिसका परिमाण कितना होता है? हाँ, परिमाण फॉर्मूले में हाँ v स्क्वायर बाई आर, हाँ v स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कण की वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ के में केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? हाँ सही है, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अंग्रेजी में सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, अभिकेंद्रीय बल F बराबर फार्मूला क्या होता है? हाँ वही अभिकेंद्रीय बल, हाँ अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए कौन सा बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है? हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल जो है आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहियों व सड़क के मध्य लगने वाला कौन सा बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है? फिर से सुनिए, किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहियों व सड़क के मध्य लगने वाला कौन सा बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है? तो वही घर्षण बल, हाँ घर्षण बल, पहिया और सड़क के बीच घर्षण बल लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, इलेक्ट्रॉन जो है किसके चारों ओर घूमता है? हाँ नाभिक के। ठीक है, नाभिक के चारों ओर घूमता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, मौत का कुआं किसका उदाहरण है? सही है, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, लगता है लेकिन वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताए, पत्थर को डोरी से बांधकर वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो हमारा हाथ डोरी के तनाव द्वारा वृत्त के केंद्र की ओर कौन सा बल लगाता है? सही है, अभिकेंद्रीय बल लगाता है, जबकि पत्थर हमारे हाथ पर बाहर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल क्या कहलाते हैं? फिर से सुनिए, अजड़त्वीय फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों का लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है
जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता, ये बल कहलाते हैं छद्म बल या जड़त्वीय बल। हाँ, छद्म बल या जड़त्वीय बल। ठीक है। और अपकेंद्रीय बल जो है एक ऐसा ही जड़त्वीय या छद्म बल का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, एक ऐसा यंत्र का नाम क्या है जिसकी सहायता से हल्के व भारी कणों को पृथक किया जाता है? यंत्र का नाम बताना है। एक ऐसा यंत्र का नाम बताइए जिसकी सहायता से हल्के व भारी कणों को अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। उसका नाम है अपकेंद्रियत्र। अपकेंद्रित्र, सेंट्रीफ्यूज। अंग्रेजी में नाम है सेंट्रीफ्यूज। ठीक है। सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रित्र उसका मशीन का नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को कहते हैं बल आघूर्ण। हाँ, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क अंग्रेजी में कहते हैं टॉर्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, बल आघूर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है? बल गुने आघूर्ण भुजा। हाँ, बल गुने आघूर्ण भुजा। ठीक है। तो बताएगा बल आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? हाँ, न्यूटन मीटर। हाँ, न्यूटन मीटर। ठीक है। बल आघूर्ण कैसी राशि है? हाँ, सही है, सदिश राशि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समानांतर बलों को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, बल युग्म कहते हैं, कपल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बल युग्म का ऐसा ही सही है, न्यूटन मीटर। ठीक है। अब बल युग्म बराबर फार्मूला क्या होगा? हाँ, बल युग्म भुजा। हाँ, बल गुने बल युग्म भुजा। ठीक है। बल युग्म का कुछ उदाहरण दीजिएगा। क्या? नल। हाँ, पानी का नल खोलना। ठीक है, बल आघूर्ण का उदाहरण, बल युग्म का उदाहरण है। ठीक है। और अगला है, ताला को चाबी से खोलना, है ना, ये भी बल युग्म का ही उदाहरण है। बोतल का ढक्कन खोलना, यह भी बल युग्म का ही उदाहरण है। ठीक है। और गाड़ी की स्टीयरिंग उसको भी घुमाना, वो भी बल युग्म का ही उदाहरण है। ठीक है। चलिए। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, घरों में गेहूं पीसने का जाता का हत्था कील से दूर लगाया जाता है, क्यों? हाँ, क्योंकि जाता को घुमाने में कम बल लगता है, क्योंकि भुजा लंबा हो जाता है तो बल कम लगाना पड़ता है। हाँ, टॉर्क ज्यादा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी निकालने वाला हैंडपंप का हत्था लंबा क्यों होता है? हाँ, बल आघूर्ण के कारण आसानी हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सरल मशीन यानी सिंपल मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सही है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। ठीक है। सिंपल मशीन के कुछ उदाहरण दीजिए तो, सरल मशीन का। हाँ। और चुट्टा। ठीक है। घिरनी, है ना,
फिर ये आनत तल जो होता है तिरछा करके बहुत भारी भारी सामान उससे उतारा जा सकता है, ट्रक इस सब से, है ना। और स्क्रू जैक, स्क्रू जो होता है मशीन का ही उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मशीन की दक्षता बराबर फार्मूला क्या होता है? हाँ, मशीन द्वारा किया गया कार्य बटा मशीन की को दी गई ऊर्जा गुने 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे क्या कहते हैं? हाँ सही है, उसे आलम कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ हटाया जाता है, उठाया जाता है अथवा अर्थात किए गए कार्य को क्या कहते हैं? हाँ, लोड कहते हैं, भार कहते हैं। सही है, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे आयास कहते हैं। ठीक है, इफोर्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए उत्तोलक के सिद्धांत क्या है? हाँ, फार्मूला उसको बोल दीजिए, उसी से सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। बताइए। यही आयास गुने आयास का भुजा, भुजा, हाँ बराबर भार गुने इक्वल टू भार भार भुजा। ठीक है, आयास गुने आयास भुजा बराबर भार गुने भार भुजा, यही उत्तोलक के सिद्धांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आदर्श मशीन की दक्षता कितना प्रतिशत हो सकती है? 100% हो सकती है, जो कि असंभव है। हाँ, जो कि असंभव है। 100% तो दक्षता नहीं हो सकती है। ठीक है, हो सकता है लेकिन संभव नहीं है। ठीक है, आगे इसमें पढ़िएगा, पेज नंबर 9-10 फिजिक्स में। चलिए बताएगा, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो किंतु उन जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो क्या कहलाते हैं? सही है, सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अंग्रेजी में आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। हाँ ठीक है, अगला है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? हाँ सही है, सब इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं? हाँ सही है, बीटा कण के उत्सर्जन से संभारिक बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं क्या कहलाते हैं? हाँ, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। हाँ, रेडियो एक्टिविटी, और यह घटना कहलाती है रेडियो सक्रियता। ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्वों से निकलने वाले अदृश्य किरणें क्या कहलाती है? हाँ ठीक है, रेडियो सक्रिय किरणें कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हाँ, हेनरी बेकुरेल सर्वप्रथम किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैडम क्यूरी तथा उनके पति पीरे क्यूरी ने यह सुझाव दिया कि यूरेनियम और इसके यौगिकों से बेकरेल किरणों का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया है।
और यह विशिष्ट गुण यूरेनियम के रासायनिक स्थिति या भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। यह बात कब कहे थे वो? 1898 में। हाँ, 1898, अंठानवे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, 1898 में ही मैडम क्यूरी एवं स्मिथ ने अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थों की खोज के क्रम में बताया कि कौन सा धातु के तत्व में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है? थोरियम। हाँ, थोरियम धातु के तत्व में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1902 में मैडम क्यूरी तथा उनके पति पीरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम के खनिज पीच ब्लेंड में यूरेनियम की अपेक्षा लगभग कितना गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है? हाँ, सही है, 4 गुना अधिक रेडियो सक्रियता उपलब्ध होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी दोनों ने पीच ब्लेंड से रेडियम नामक एक अत्यंत रेडियो सक्रिय तत्व की खोज कब की थी? 1903 में। 1903 में। ठीक है। आज लगभग कितना प्राकृतिक रेडियो सक्रिय समस्थानिक एवं अनेक रेडियो सक्रिय तत्व ज्ञात हैं? सही है, 40। रेडियो सक्रियता 2 प्रकार की होती है, कौन कौन? हाँ, सही है, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता और कृत्रिम रेडियो सक्रियता। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाली रेडियो सक्रिय किरणें को किसने 1902 ईस्वी में चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित करके पाया कि कुछ किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर और कुछ किरणें विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती है तथा अन्य किरणें चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रीय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो ये बताए थे रदरफोर्ड। ठीक है। अगला बताइएगा, कौन सी किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती है? हाँ, अल्फा किरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना भाग होता है? 1/10। हाँ, 1/10। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अधिक द्रव्यमान होने के कारण अल्फा किरणों की वेदन क्षमता कम होती है। यह कितना मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की एक पत्थर इन्हें रोक सकती है? हाँ, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रयोग के आधार पर यह पाया गया कि अल्फा कण वस्तुतः कौन सा आयन है? यह है द्विआवेश युक्त हीलियम आयन। द्विआवेश युक्त हीलियम आयन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा किरण की मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से कितना गुना अधिक होती है? 4 गुना। हाँ, 4 गुना अधिक होती है। अगला क्वेश्चन बताएगा, वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या विखंडित होकर प्रारंभिक संख्या की आधी हो जाती है, उस तत्व की उसे क्या कहते हैं? हाँ, अर्ध आयु काल कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताएगा, बीटा किरणें की प्रकृति क्या होती है? बीटा हाँ, बीटा का होता है सर घन ऋणात्मक ऋणात्मक होती है बीटा किरणें। अल्फा पॉजिटिव है ना, हाँ, बीटा ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, ठीक है, और गामा उदासीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, बीटा किरणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना होता है? 9/10। ये हो नहीं, बीटा का, बीटा किरणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना भाग होता है? 1/60 कुछ है। एक बटा नहीं, 1/1840, हाँ, 1/1840, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का कैमा भाग होता है? सही है, 9/10वां भाग होता है, ठीक है। अर्थात इनका वेग यानी कि बीटा किरणों का वेग अल्फा किरण के वेग के कितना गुना होता है? 9 गुना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरण की गतिज ऊर्जा अल्फा कणों से बहुत कम होती है, क्यों? कम होता है, हाँ, द्रव्यमान इसका बीटा किरण का कम होता है, जबकि अल्फा किरण का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका गति ऊर्जा अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका गति ऊर्जा भी कम होगा, ठीक है। क्योंकि गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? हाँ, हाफ mv²। तो m जो है वो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, चाल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तो v भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बीटा किरणों की आयनन क्षमता अल्फा कणों की आयनन क्षमता से कम या अधिक या बराबर होती है? फिर से सुनिए, बीटा किरण की आयनन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है कम? घन होता नहीं, क्योंकि इसका गतिज ऊर्जा कम होता है, बीटा किरण का गतिज ऊर्जा कम होता है, और क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसका द्रव्यमान भी कम होता है। ऋणात्मक ऋणात्मक से नहीं पता चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च वेग और कम द्रव्यमान होने के कारण बीटा किरण की वेदन क्षमता अल्फा कणों से कितना गुना अधिक होती है? कितना अधिक होता है बीटा का? हाँ, अल्फा कणों से कितना गुना अधिक होती है बीटा का? 100 गुना, हाँ, 100 गुना अधिक होती है, ठीक है। बीटा किरणों को रोकने के लिए कितना मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर आवश्यक होती है? 0.01। सही है, 0.01 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गामा किरणें कैसी होती है? विद्युता, हाँ, उदासीन होती है, उदासीन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के क्या होता है? हाँ, बराबर होता है, ठीक है। और इसकी वेदन क्षमता दोनों की अपेक्षा क्या होता है? हाँ, अल्फा और बीटा के दोनों की अपेक्षा वेदन क्षमता गामा के सबसे अधिक होता है, ठीक है। हाँ, द्रव्यमान संख्या कम है, गामा का, हाँ, क्योंकि शून्य होता है इसका द्रव्यमान, है ना, इसका मात्रा शून्य होता है लगभग, ठीक है।
इन किरणों का द्रव्यमान नहीं के बराबर होता है ना, गामा किरणों का द्रव्यमान नहीं के बराबर होता है, होने के कारण इनका फोटोग्राफी प्लेट एवं जिंक सल्फाइड या बोरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है, छेद नहीं करता है ये। गामा किरणों में जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। हम्म, तीनों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से रेडियो सक्रिय तत्वों के स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, रेडियो सक्रिय विखंडन या रेडियो सक्रिय क्षय। हाँ, नाभिकीय विखंडन के बाद किन किरणों का उत्सर्जन होता है? हाँ सही है, अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, 1913 ईस्वी में किन वैज्ञानिकों ने रेडियो सक्रिय विखंडन से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तीन वैज्ञानिक हैं। हाँ, बता रहे एगो तो रदरफोर्ड है। ठीक है, एक है फॉजन। हाँ, और सॉडी। हाँ, सॉडी, फॉजन और रदरफोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अल्फा कण और बीटा कण रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु के किससे निकलते हैं? नाभिक से। हाँ, नाभिक से निकलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, बीटा कण के निकलने से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? वही बीटा परिवर्तन। और अल्फा कण के निकलने से होने वाले परिवर्तन को अल्फा परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी परमाणु के नाभिक में से एक अल्फा कण के निकलने से प्राप्त होने वाली परमाणु का द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से कितना कम हो जाता है और परमाणु संख्या कितना कम हो जाती है? हाँ, परमाणु द्रव्यमान से 4 कम हो जाता है, परमाणु संख्या से 2 कम हो जाती है। ठीक है, हाँ, दोनों कम ही होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 4 कम होता है और परमाणु संख्या 2 कम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में से एक बीटा कण के निकलने से प्राप्त होने वाले परमाणु द्रव्यमान क्या रहता है? वही रहता है जो मूल परमाणु का रहता है, लेकिन परमाणु संख्या में कितनी वृद्धि होती है? 1 की वृद्धि। हाँ, 1 की वृद्धि हो जाती है परमाणु संख्या में, और द्रव्यमान संख्या सेम रहता है बीटा कण के निकलने से। ठीक है, अल्फा में 4 द्रव्यमान। हाँ, 4 द्रव्यमान। हाँ, दोनों कम जाता है। हाँ, दोनों कम हो जाता है। ठीक है, द्रव्यमान में कोई चेंज। हाँ, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं। हाँ, एक की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, हाँ, अल्फा बीटा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कण के निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु की परमाणु संख्या वही रहती है जो मूल परमाणु की है, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से कितना इकाई कम हो जाता है? दोनों निकलेगा, अल्फा बीटा दो कण दोनों निकलेगा। में 4, इसमें पर 4। हाँ, 4 इकाई की कमी होती है। हाँ, 4 इकाई की कमी। ठीक है, अर्थात मूल परमाणु और नए परमाणु दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बताएगा पोलोनियम के एक समस्थानिक की अर्ध आयु कितना सेकेंड होती है? इसका सबसे ज्यादा समस्थानिक तो होता है, तो पोलोनियम के एक समस्थानिक 84 पोलोनियम 214 का अर्ध आयु कितना सेकेंड होती है? तो 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 4 सेकेंड इसका अर्ध आयु होती है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के समस्थानिक की अर्ध आयु कितना वर्ष होती है? यूरेनियम के समस्थानिक की अर्ध आयु कितना वर्ष होती है? तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 वर्ष। नहीं, प्लस में होती है। अगला क्वेश्चन है किसी रेडियो सक्रिय तत्व परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से प्राप्त होने वाले नए तत्वों का आधुनिक सारणी में स्थान जनक तत्व के स्थान से दो समूह बाईं ओर चला जाता है। वहीं बीटा कण के उत्सर्जन से प्राप्त होने वाले नए तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान जनक तत्व के स्थान से एक समूह दाईं ओर चला जाता है। इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को कहते हैं समूह विस्थापन नियम, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, आगे इसमें रसायन में पढ़ेगा पेज नंबर 107-8। अगला क्वेश्चन बताएगा बायोलॉजी से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बाल्डियर। फिर से सुनिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? बीजमैन। हाँ, बीजमैन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण किसने किया था? हाँ सही है, फार्मर और मूरे 1905 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में। हाँ, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, उसे क्या कहते हैं? नहीं, केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन के किस अवस्था के आरंभ होते ही प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर दो भाग में विभाजित हो जाता है? एनाफेज। हाँ, एनाफेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में तुर्क पूर्ण विकसित हो जाते हैं? मेटाफेज। हाँ, मेटाफेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में संतति गुणसूत्र विपरीत दिशा में खिसकते खिसकते अपनी ओर तारककाय के निकट पहुंच जाते हैं? यह टेलोफेज। हाँ, टेलोफेज। अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में दो विभाजन होते हैं, प्रथम विभाजन और दूसरा विभाजन क्या कहलाता है? प्रथम विभाजन विषमरूपी विभाजन और दूसरा विभाजन समरूपी विभाजन। विषमरूपी विभाजन जो अलग अलग चरणों में संपन्न होता है ना।
प्रोफेज फर्स्ट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। ठीक है, बताइएगा कौन सी सबसे लंबी अवस्था है? प्रोफेज फर्स्ट, हाँ प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अवस्था का आरंभ उसी समय हो जाता है जिस समय बाइवेलेंट्स के समजात गुणसूत्र विभाजित होकर टेट्रावैलेंट्स बना देते हैं? यह है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेप्टोटीन, यह एक छोटी अवस्था है, इसमें गुणसूत्र लंबे एवं पतले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, हाँ हाँ, क्रोमोनिमाटा, हाँ क्रोमोनिमाटा कहते हैं। ठीक है, जाइगोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्र जोड़ों में व्यवस्थित हो जाते हैं और वे लंबाई में एक दूसरे से सट जाते हैं। इन जोड़े गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? हाँ वाई वायलेंस, हाँ वाई वायलेंस। ठीक है, पैकिटीन अवस्था में जोड़े गुणसूत्र सिकुड़कर छोटे और मोटे हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़े गुणसूत्रों का प्रयोग गुणसूत्र लंबाई में विभाजित हो जाता है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक जोड़े गुणसूत्र में 4 कॉम्युनिटीज हो जाते हैं और यह क्या कहलाता है? हाँ टेट्रा वैलेंट्स, हाँ टेट्रा वैलेंट्स कहलाता है। ठीक है, अगला है डिप्लोटीन अवस्था का आरंभ उसी समय हो जाता है जिस समय वाई वैलेंट्स के समजात गुणसूत्र विभाजित होकर टेट्रा वैलेंट्स बना देते हैं। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते क्योंकि वे एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोएजमेटा, हाँ कोएजमेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस अवस्था में वाई वैलेंट्स और अधिक छोटे व मोटे हो जाते हैं और वे केंद्रक की दीवार के निकट चले जाते हैं? यह है डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा ह्रास विभाजन एवं संसूत्र विभाजन के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? ह्रास विभाजन एवं संसूत्र विभाजन के बीच की अवस्था को कहते हैं विश्रामावस्था, हाँ विश्रामावस्था। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया जो है समसूत्र विभाजन के अंत्यावस्था के समान ही होता है? यह है टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बायोलॉजी में पढ़िएगा पेज नंबर 194-95।